नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कृषि जगत को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने 35 नए फसलों की वैरायटी को देश को समर्पित किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेकी स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नए परिसर का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। जानकारी के मुताबिक इन नई फसलों की वैरायटी को आईसीएआर ने काफी रिसर्च के बाद तैयार किया। इन नई फसलों के जरिए जलवायु परिवर्तन और कुपोषण के प्रभाव को भी कम किया जाएगा। फसलों की वैरायटी में चने की ऐसी फसल भी रहने वाली है जो आसानी से सूखे की मार झेल सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला चावल भी तैयार किया गया है। बाजरा, मक्का, बकव्हीट जैसी फसलों की अलग वैरायटी भी देश को मिलने जा रही है। इलाहाबाद सीट पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होगा और 2 नवंबर को नतीजा आएगा। उपचुनाव के लिए तैयारियां जारी है। हल्के में आचार संहिता लागू की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वाल्मीकि समाज और अग्रवाल समाज के लोगों ने सीएम हाउस में मुलाकात की। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्णा बेदी और विधायक बिशंबर सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल मिले। मुलाकात के दौरान राज्य स्तरीय वाल्मीकि जयंती समारोह में मुख्यमंत्री से बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का आग्रह भी किया गया। अग्रवाल समाज के लोगों का भी एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिला और अग्रसेन जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का अनुरोध किया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी। लिखा है कि देशवासियों के दिल में आजादी के अलख जगाने वाले महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर भगत सिंह को नमन किया है। लिखा है कि महान विचारक, महान सुधारक, महान शहीद सरदार भगत सिंह को उनकी जयंती पर नमन। नीलोखेड़ी के गांव पूजन में कचरा प्लांट बनाने को लेकर ग्रामीणों ने विधायक धर्मपाल गोंदा का विरोध प्रदर्शन किया और कचरा प्लांट नहीं बनाने का नारा भी लगाया। ग्रामीण एकजुट होकर कचरा प्लांट निर्माण को रद्द करने के अपने मांग पारित पत्र को डिप्टी सीएम को सौंपा गया। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायती जमीन पर कचरा प्लांट बनाने की तैयारी चल रही है। सोनीपत में मानसून बीत जाने के बाद भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते सोनीपत के गांव महालाना में किसानों की काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। काफी क्षेत्र में किसानों की अलग अलग फसलें पानी में डूब जाने की वजह से फसल खराब हो चुकी है। गांव मलराना के किसानों ने खेतों में इकट्ठा होकर फसल की गिरदवारी करवा मुआवजा मांगा गया। किसानों की माने तो गांव में 100% फसल खराब हो चुकी है। गांव के करीब 25 से ज्यादा लोगों ने कपास की फसल उगाई थी। मेरा पानी मेरा विरासत योजना को बढ़ावा देने के लिए कपास की खेती की गई थी। बुधवार को सभी किसान इकट्ठा होकर जिला उपायुक्त कार्यालय जाएंगे, जहां पर गिरदवारी अच्छे ढंग से करने और किसानों को उनके नुकसान के मुताबिक पर्याप्त मुआवजा देने की मांग करेंगे। रोहतक में दिल्ली रोड पर लगभग 1.5 किलोमीटर में क्षेत्र में जन स्वास्थ्य विभाग के पीने के पानी की लाइन तो बिछा दी है, लेकिन अब रोड को बनवाने में लिपापोती हो रही है। सड़क बनवाने की जगह टाइलों से हिस्से को भरा जा रहा है। मामले को लेकर लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। विभाग मामले में ये कह रहा है कि पल्ला झाड़ रहा है कि जगह थोड़ी है, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि यह हाईवे है और विभाग टाइल लगाकर जगह को भरने के लिए लिपापोती करता हुआ नजर आया। रोड को तोड़ा गया तो टूटी हुई जगह में भी रोड बनवाया जाना चाहिए था। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जितना पैसा विभाग के रिपेयर के लिए जमा करवाया गया उसी के हिसाब से काम चल रहा है। काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है वो सुनिश्चित करेंगे, लेकिन टूटी हुई जगह पर रोड बनाना सही नहीं होगा। गुरुग्राम में डेंगू और मलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। शहर में अब तक डेंगू के 32 केस जबकि मलेरिया के 2 केस सामने आए। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। घर के आसपास पानी को जमा न होने दे। सीएमओ ने बताया कि शहर में एमसीजी की ओर से लगातार फॉगिंग की जा रही है। सीएमओ ने बताया कि लगातार बरसात की वजह से नेचुरल वाटर बॉडी में बढ़ोतरी हुई है। सभी तालाब और दूसरी जगह पर गम्ब्यूजियो मछली छोड़ी गई है, जो कि डेंगू के लार्वा की दुश्मन है।
गुरुग्राम के पटौदी इलाके में मस्जिद के इमाम पर 10 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप आया है सामने। आरोपी को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी पिटाई की। आरोपी पटौदी मस्जिद में रह रहा था और यूपी के शामली का रहने वाला था। लोगों को जब इसकी हरकत पर शक हुआ तो मस्जिद में जमकर रंगे हाथों पकड़ा गया और उसकी पिटाई की गई। फतेहाबाद के रतिया इलाके में छोटे कैंटर की डीएवी स्कूल की बस की टक्कर हो गई है। हादसे में कुछ बच्चों को चोटें आई है जबकि एक बच्चे को ज्यादा चोटें लगी। स्कूल बस के कांच टूटने के कारण बच्चे को चोट आई है। हादसे में घायल 14 वर्षीय बच्चे को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से कैंटर को जब्त कर लिया और आगे की तफ्तीश शुरू की। पंचकुला में माजरी चौक के पास युवक की हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने युवक पर तब तक हथियारों से हमला किया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। आरोपियों ने तेजधार हथियार से उसके सिर और मुंह पर वार किया है। लगभग 10 मिनट तक आरोपी युवक पर तेजधार हथियार से हमला करते रहे। बताया जा रहा है कि रोपड़ का रहने वाला मृतक अपनी पत्नी से अलग रहता है। वो गैर कानूनी रूप से सट्टे के काम से जुड़ा हुआ था। उसके मर्डर करने वाला ग्रुप भी सट्टे का काम करता था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर से उछाल हुआ है। लंबे समय से स्थिर पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। डीजल के भाव लगातार तीसरे दिन भी बढ़े। पेट्रोल देश भर के शहर में 20 से 22 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ है जबकि डीजल का भाव 25 पैसे प्रति लीटर बढ़ा। दिल्ली के बाजार में पेट्रोल 101 रुपये 39 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया जबकि डीजल 89 रुपये 57 पैसे प्रति लीटर तक हुआ। जम्मू कश्मीर की सीमा पर भारतीय सेना ने एक बार फिर से पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया है। उरी सेक्टर में सेना ने पाकिस्तान घुसपैठियों को पकड़ा है जो भारतीय सरजमी पर आने की कोशिश कर रहे थे। उरी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। ऐसी कोशिश करने वाले कई आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। उरी सेक्टर में पिछले 5 दिन में 4 आतंकियों को मार गिराया। बल्लभगढ़ में लगातार शिकायतों के चलते हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में पहुंचकर कामकाज का जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री लघु सचिवालय पहुंचते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और दलाल वहां से मौके से फरार हो गए। मंत्री बनने के बाद मूलचंद शर्मा पहली बार गए। किसानों के भारत बंद पर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि वो किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं और बातचीत कर सरकार को ये मसला हल करना चाहिए। किसानों के विरोध पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि जब बात नहीं सुनी जाती है तो विरोध जताना ही तरीका बचता है। किसानों से सरकार को बातचीत करनी चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत वाले बयान पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कृषि मंत्री के बयान पर विरोधाभास है और अगर उन्हें किसानों की मांगें नहीं माननी है तो बातचीत करने का कोई फायदा नहीं। रेवाड़ी में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाला। भारत बंद में किसानों को दिया समर्थन। कैप्टन अजय यादव ने रेवाड़ी के अहिर कॉलेज प्रॉपर्टी विवाद में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना भी साधा है। बेरोजगारी, नशाखोरी और बढ़ती गुंडागर्दी को लेकर सरकार को घेरा। कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों के धरने को 10 महीने पूरे होने पर सोमवार को किसान संगठन ने देशव्यापी भारत बंद किया। करनाल में प्रदर्शनकारियों की दादागिरी सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने जबरन दुकानों को बंद करवाया जिससे दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी। प्रदर्शनकारी लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतरे। एसपी ने जबरदस्ती दुकान बंद करवाने वालों की सूचना देने के आदेश जारी किए। कोसली में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने गंग्याचा टोल को फ्री करवाया। किसानों ने न केवल कृषि कानूनों का विरोध कर उन्हें निरस्त करने की मांग की बल्कि सरकार को भी चेताया। टोहाना में हिसार चंडीगढ़ रोड पर किसानों ने जाम लगा दिया। किसानों ने गांव कन्हाड़ी और स्मैन में जाम लगाकर प्रदर्शन किया। किसानों के भारत बंद का असर गुरुग्राम में भी देखने को मिला है। पहले की तरह ही गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में सड़क पर वाहन दौड़ते हुए नजर आए। तमाम मार्केट भी पहले की तरह खुली रही। किसानों के भारत बंद के आह्वान पर फरीदाबाद में खास असर नहीं देखा गया। एक तरफ जहां बस अड्डे से सभी बसों का संचालन सही ढंग से किया जा रहा था तो वही रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों की आवाजाही जारी रही। प्रदेश में कई जगहों पर दिखा किसानों के भारत बंद का असर। अंबाला में हाईवे के साथ साथ किसानों ने बंद बाजार किए और इमरजेंसी के अलावा सभी वाहनों पर रोक लगा दी गई।
कैथल में किसानों के भारत बंद का असर देखने को मिला। हाईवे पर किसानों ने जाम लगाकर विरोध जताया। विधान भवन बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बड़ी कामयाबी मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात के बाद हरियाणा ने इस मामले में एक कदम और आगे बढ़ा दिया। इस मुलाकात के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब और हरियाणा विधानसभा के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा द्वारा पेश किए गए तथ्यों को सही मानते हुए पूरे विधान भवन की नए सिरे से पैमाइश करने का निर्णय लिया। मुलाकात के दौरान चंडीगढ़ प्रशासक ने हरियाणा विधानसभा के नए भवन के लिए 10 एकड़ भूमि दिलाने पर सहमति जताई। दिल्ली में मकान का किराया देने के वादे पर मुख्यमंत्री केजरीवाल फंस गए। हाईकोर्ट ने पूछा है कि भुगतान करने का कोई इरादा है या नहीं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मार्च 2020 में गरीब किराएदार की किराए का भुगतान करने की घोषणा की थी, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया। 22 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने इस घोषणा को लागू करने वाला बताया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगल जज के उस फैसले पर रोक लगा दी थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोविड महामारी के दौरान गरीब किराएदार की किराए का भुगतान करने का वादा लागू करना अयोग्य है। 10 सितंबर को दिल्ली सरकार ने बताया था कि मामला विचाराधीन है और इस पर 2 हफ्ते में फैसला लिया जाएगा। आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण आकाश प्राइम का सोमवार को ओडिशा के तटीय चंदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। आकाश प्राइम मिसाइल ने सुधार के बाद अपने पहले उड़ान परीक्षण में दुश्मन के विमानों की नकल करते हुए एक मानव रहित हवाई लक्ष्य को रोका और उन्हें नष्ट किया। आकाश मिसाइल का नया संस्करण अपने पुराने संस्करण के मुकाबले कुछ बेहतर है और 25 किलोमीटर की दूरी पर ही निशाना लगा सकता है। सोनीपत सीआई को मिली कामयाबी। सीआई टीम ने अंतर्राज्यीय गिरोह के शातिर बदमाशों का भांडाफोड़ किया है। दोनों बदमाश दिल्ली के हरेवली इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने लूटपाट और रंगदारी मांगने, वाहन लूटने और जानलेवा हमला करने की 7 वारदात स्वीकार कर लिए। पुलिस दोनों बदमाशों से पूछताछ में जुटी। नरवाना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। नरवाना से जिंद की तरफ तेज स्पीड में जा रही तेज रफ्तार गाड़ी ने पलवा बस अड्डे पर खड़ी कार में टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे में घायल हुए लोगों को जिंदल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। वारदात की घटना सीसीटीवी में कैद। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के बीच अब लगातार डेंगू और मलेरिया लोगों के लिए कहर बनता जा रहा है। शहर में अभी तक 30 डेंगू के मामले सामने आए। गुरुग्राम में वायरल फीवर भी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। डेंगू के मामले को देखते हुए सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने नगर निगम के अधिकारियों से बैठक की। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमें तैयार कर जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ शहर के अलग अलग हिस्सों में फॉगिंग का भी काम कर रही है। नूह में बरसात के कारण हुए जलभराव के कारण जिले में 48 डेंगू के नए केस सामने आए। डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक वायरल बुखार से अब तक 8 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 6 सदस्यीय 27 टीमों को गांव में भेजा गया, जो स्प्रे का काम कर रही है। लोगों को मच्छरों से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि डेंगू से निपटने के लिए 75 टीमों को मैदान में उतारा गया। सभी टीमें घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,902 नए मामले सामने आए। 24,238 रिकवरी हुए, 181 की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,563 नए मामले सामने आए। एक दिन में 32 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में अभी 37,000 से ज्यादा एक्टिव केस। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 38 मरीजों की मौत हुई है। केरल में अभी 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 32 नए केस सामने आए। एक दिन में 37 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अभी 300 से 66 एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7 नए केस सामने आए। एक दिन में 13 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 329। देश में कोरोना से हालत अब भी बेकाबू है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक निजी स्कूल में 32 छात्र कोविड पॉजिटिव आए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल ने निर्देश जारी किया। एलजी ने मध्य अक्टूबर तक सभी 18 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने के निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक की हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी।
पीएम मोदी ने कहा है कि अब हर किसी को हेल्थ आईडी मिलेगी। इसकी मदद से मरीज और डॉक्टर अपने रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर्स, नर्स समेत अन्य स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल। पीएम मोदी बोले कि डिजिटल इंडिया अभियान ने देश के सामान्य नागरिक की ताकत बढ़ा दी। हमारे देश में के पास 130 करोड़ आधार नंबर है, 118 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं और 80 करोड़ इंटरनेट यूजर है और 43 करोड़ जनधन बैंक खाते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में काफी मदद मिली है। इसके साथ ही भारत सबको मुफ्त वैक्सीन दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि अब तक 90 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें कि कोविन को बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। डेलीमेडिसियंस ने भी सभी की मदद की है। आयुष्मान योजना के तहत अब तक 2 करोड़ देशवासी मुफ्त इलाज करवा चुके हैं। पीएम बोले हेल्थ का टूरिज्म के साथ एक अलग कनेक्शन है, क्योंकि जब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड होता है, मजबूत होता है, तब उसका प्रभाव टूरिज्म सेक्टर पर भी पड़ता है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत के हेल्थ सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मेडिकल एजुकेशन में भी अभूतपूर्व रिफॉर्म्स हो रहे हैं। 7 से 8 साल में पहले की तुलना में आज अधिक डॉक्टर्स और पैरामेडिकल मैनपावर देश में तैयार हो रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत में एक ऐसा हेल्थ मॉडल जारी किया जाएगा जो हॉलिस्टिक हो और समावेशी हो, एक ऐसा मॉडल जिसमें बीमारियों से बचाव पर बल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार रात नए संसद भवन के निर्माण स्थल का दौरा किया। उन्होंने निर्माण स्थल पर लगभग 1 घंटा बिताया और नए संसद भवन के निर्माण की स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। सेंट्रल विस्टा योजना की सितंबर 2019 में घोषणा की गई है। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखी थी। पीएम मोदी ने इस दौरान निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूरों और कर्मचारियों से भी मुलाकात की। उन्होंने उनसे बात की और काम से जुड़ी जानकारियां हासिल की। बीएचयू ने यूजी-पीजी उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। देश भर में ये प्रवेश परीक्षा 28 सितंबर से 30 सितंबर और 1, 3 और 4 अक्टूबर के बीच आयोजित होगी। बॉलीवुड के शानदार एक्टर विकी कौशल अपने फैंस के बीच नायब एक्टिंग के लिए हमेशा जाने जाते हैं। 27 सितंबर को विकी कौशल की ड्रीम प्रोजेक्ट सरदार उधम सिंह का टीजर रिलीज होगा। राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने के बाद विक्की कौशल की अगली फिल्म सरदार उधम सिंह की टीजर का फैंस काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे और ऐसे में वक्त खत्म हुआ। कंगना ने फिल्म में जयललिता का किरदार निभाने के लिए अपना वजन 20 किलो तक बढ़ाया था और उन्होंने एक बार फिर से अपना वजन कम किया। कंगना ने कहा था कि मेरे शरीर पर हमेशा के लिए स्ट्रेच मार्क्स भी बन गए हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में आर्ट किसी कीमत के साथ आती है, जिसके लिए आर्टिस्ट की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। चक्रवाती तूफान गुलाब ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर दस्तक दे सकता है। आईएमडी ने बताया है कि प्रदेश में इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण ओडिशा के तटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के महान ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। मोइन अली ने सोमवार को संन्यास की पुष्टि की।